हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में से। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में से पास करती हैं, जैसे कि ये है, मान लो, ठीक है। ये इतना हमारे पास, मान लीजिए कोई विंडो है, ये वाली विंडो है, यहाँ से अगर ये कट हो जाए इस तरीके से, आप समझ लो ये एक विंडो है, ठीक है। ये ऐसे रखी मैंने, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गई? कुछ यहाँ से निकलेंगी, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। तो जितनी इसमें से गई, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। देखो, फ्लक्स का जो मतलब होता है ना, फ्लक्स का क्या मतलब होता है कि फ्लो। क्या मतलब होता है इसका? फ्लो। क्लियर? तो जैसे अगर हम बात करें कि वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ वो क्या है? वाटर का फ्लक्स हो गया। जैसे हम कहें कि एक विंडो है लगी हुई और वहाँ से लाइट रेज आ रही है, कितनी लाइट रेज उस विंडो में से आ रही हैं, तो वो लाइट की फ्लक्स हो गई। तो फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लो। तो यहाँ पर फ्लो किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना फ्लो हो रहा है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं? मान लीजिए 4 जा रही हैं, तो फ्लक्स कितना है? 4 है। ये यहाँ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। क्लियर है? एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ एक विंडो है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये पर्टिकुलर मान लीजिए स्क्वायर शेप की एक विंडो है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया में से निकलेंगी, वो क्या है? फ्लक्स है। क्लियर है इतनी बात? इसका देखो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो इसको हम लिखते कैसे हैं, फाई से हम इसको लिखते हैं। क्लियर? और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई हैं एक पर्टिकुलर एरिया में से, और ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक क्या है, फाई क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। या ये बात आपको याद रखनी है, स्केलर है। स्केलर का मतलब ही क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको याद है, दो वेक्टर हैं अगर हमारे पास, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर अगर हमने किया, तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो कैसा होता है? स्केलर होता है। क्लियर है इतनी बात? और अगर हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये चीज़ आपको याद होगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ये वाली जो होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है? हमारे पास वेक्टर मिलता है। क्रॉस करने से क्या मिलता है हमें? वेक्टर। तो ये क्या है? हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या बोलते हैं हम इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फाई हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ही होगा। किसी के मन में आ रहा होगा कि ये क्रॉस क्यों नहीं है, और भी इसका रीजन बताएंगे कि ये हमारे पास जो है डॉट ही क्यों लिया हमने। क्लियर है इतनी बात? बताओ, समझ में आया इतना? देखो, अब डॉट है तो ऑब्वियस ही बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई ए कोस थीटा। याद होगा आपको, अगर डॉट है तो कोस थीटा में करते हैं उसको, और अगर क्रॉस होता तो हम साइन थीटा में करते हैं। ये बात आपको पता होगी। क्लियर है? अब मेन बात पे आओ कि ए क्या है यहाँ पर? ए एरिया है, और ये हम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? एरिया को वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये थीटा होता है, ये किसके बीच में होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। जैसे कि हम यहां पर बनाए, एक एग्जांपल दें, जैसे एक देखो, जैसे ये क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये निकल रही है। क्लियर? और यहां पर मैंने क्या कहा आपको कि जो हमने एक स्क्वायर की शीट लगाई, मान लीजिए इस तरीके से, स्क्वायर शीट ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ये मतलब इस तरीके से है, यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये फील्ड ये है ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से आप समझो, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा? एरिया वेक्टर, एक तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस होता है। मतलब कि ये ऐसे रखा हुआ है हमने, तो ये एरिया वेक्टर इसका ऐसे आएगा, ये देखो इस तरीके से। बात आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है, इधर भी आ सकता है ये ऐसे, और इधर भी आ सकता है। लेना हमें किसी की डायरेक्शन में, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हमारा ये 2D है, 3D का अलग चक्कर होगा। मान लीजिए एक क्यूब होता अगर, तो एरिया वेक्टर कैसे लेते? ठीक है, होगा उसमें भी नॉर्मल टू द सरफेस ही, लेकिन आउटवर्ड लेते हैं उसमें। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम 2D की बात करें कि ऐसे भी हो सकता है आउटवर्ड तो एरिया वेक्टर, और इसका ऐसे भी हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ। ठीक है, लेकिन हम लेते कौन सी डायरेक्शन वाला है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो मैं एरिया वेक्टर ये वाला ले लूंगा, ना कि ये वाला लूंगा। यहाँ पे 2D के केस में है ये, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बताओ, समझ आई? तो यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर है वो कहाँ है? इधर है। क्लियर है? एरिया वेक्टर। क्लियर? नॉर्मल टू दैट सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है।
तो यहाँ थीटा कितना है बताओ, 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में हो गया तो थीटा 0। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ई ए वेक्टर में आएगा ये, ठीक है, डॉट में। तो ई ए क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा, और कोस थीटा में 0 है, थीटा कितना है हमारा 0 है, और कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये ई ए आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? मान लो इस शीट का हमें लेंथ दी हुई है, ठीक है, ये लेंथ है और स्क्वायर में है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मैं एरिया पुट कर सकता हूँ। एरिया क्या होता है इसका, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर के लिए एक, ठीक है, तो ई ए का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताओ, समझ में आया? ये चीज़ समझ लो, इसके बेस पे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, वो करेंगे हम। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें? एक मिनट, चलो जी, देखो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरीके से हो गया, तो थीटा जो है हमारा वो एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या है हमारा, विच इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया वेक्टर, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? थीटा के बारे में समझ में आया कि क्या होता है, बताओ? ये चीज़ भी समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन दूसरे तरीके से दे दे आपके लिए, ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे, देखो, जैसे हमने कहा ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और जो शीट है आपकी वो इस तरीके से है, स्क्वायर शीट इस तरीके से रखी हुई है हमने, ठीक है। तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है वो आपके साथ एंगल कैसा बना रहा होगा। अब देखो इस केस में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं रख सकते ना, इस केस में तो रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो थी शीट ऐसे रखी हुई थी, ये ऐसे था, ठीक है ना। तो इसमें से तो ये कैसे कर रहा था आपके पास, यहाँ से निकल रही थी, क्लियर, यहाँ से जा रहा था, एक स्क्वायर था मान लीजिए, इस तरीके से जा रहा था, क्लियर है। तो एरिया वेक्टर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में कैसे है, शीट ऐसे पड़ी हुई है, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है शीट ऐसे पड़ी है, और अगर शीट ऐसे है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर या तो ऐसे होगा या ऐसे पीछे की तरफ होगा। यहाँ तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर या तो या इधर होगा या इधर पीछे की तरफ होगा, समझ पा रहे हो। लेकिन होगा कितना, 90 डिग्री होगा। तो थीटा यहाँ पर कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है आपके पास, ठीक है, अगर आप इसको बनाओगे एरिया वेक्टर को, तो ये बाहर की तरफ मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। और ये क्या है हमारे पास, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है, तो मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन बना दी मैंने इसमें। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? तो इनका एंगल कितना है बताओ, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है कितना है, ये 90 डिग्री है। तो थीटा, अब ये यहाँ इस तरीके से बनाया सिर्फ आपको शो करने के लिए, ठीक है, कि ये बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये। तो यहाँ थीटा कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो फाई कितना आ जाएगा बताओ, ई ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ फ्लक्स कितनी है, 0। और वैसे भी आप खुद सोचो, जब आपने शीट ऐसे रख दी, ये स्क्वायर शीट ऐसे रख दी, तो ऑब्वियस बात है फील्ड लाइंस ऐसे नहीं करें, इसको तो कोई नहीं क्रॉस कर रहा। क्रॉस कब करता है, या तो ये ऐसे होता है किसी एंगल पे, या ऐसे होता, या नहीं, या मान लीजिए कुछ ऐसे होता, तब हम बात करते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे इसी के लिए अगर हम एंगल कुछ और ले लें, 0 और 90 के बजाय कोई और एंगल ले लें, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। फर्स्ट एग्जांपल ये समझाया मैंने आपको, सेकंड ये समझाया, ठीक है। थर्ड इसी का ये एग्जांपल समझाते हैं। देखो क्या, कि अगर हमारे पास ऑब्वियसली बात है फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे जा रही हैं ये फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो है शीट इस तरीके से रखी हुई है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ पर बनाते हैं, ये जो एंगल है एरिया वेक्टर का, ये कितना बना रहा है, यहाँ मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई भी? और cos 60 कितना होता है बताओ जल्दी से, 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है, 1/2 याद रहेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो cos 60 1/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वैल्यूज अलग हो जाएंगी, अब 0 नहीं आएगी, ना ही फुल ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये मान लीजिए ए ही था, ये सब कुछ क्या है, ए ही है, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला हमें पता चल गया कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है इसमें, 60 डिग्री है, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो देखो अभी भी तो कुछ तो फील्ड लाइंस पास होंगी ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, और ये शीट हमने रख दी, एक तो ऐसे रखी थी और एक ऐसे रखी थी, लेकिन कुछ एंगल ऐसे भी तो रख सकते हैं हम इस तरीके से, तब भी तो कुछ तो पास करेंगी ना इसमें से ऐसे,
कुछ तो जाएंगी या नहीं जाएंगी? इस तरीके से तो कुछ भी नहीं जा रही हैं, लेकिन कुछ एंगल पे रख दिया हमने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे आ रही हैं, इधर से समझो ऐसे ऐसे आ रही हैं, क्लियर? तो इसमें से कुछ तो निकलेंगी ना, किसी एंगल पे रखा हुआ है। और इस तरीके से रखेंगे तो ये तो मैक्सिमम ही निकलेंगी इसमें, तो इस तरीके से तो ठीक है ना। वो कौन सा केस है हमारा? जब थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर से लेते हैं हम किससे लेते हैं? एरिया वेक्टर से एंगल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना। तो cos 60 कितना हो गया? 1/2 हो गया, तो EA बाय इंटू में कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया कितना है? ये A² और बाय 2, तो ये यहाँ पर बनता है। बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। सिंपल सी बातें समझ में आया। बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में से जितनी पास करती हैं वो क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? एक फ्लो है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो कितना? एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे क्या बोल रहे हैं हम? फ्लक्स बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमने बताया E.A है, ठीक है। ये EA cos थीटा है। अब देखो खुद भी आप सोचो, जो हमने कहा यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, अगर यहाँ क्या होता? EA sin थीटा होता है, एक मिनट के लिए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो यहाँ पर EA sin 0 होता, sin 0 क्या होता है? 0 होता, तो ये तो फ्लक्स 0 आ जाती। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये गलत हो जाता ना। थीटा 0 पे तो क्या हो रहा है? थीटा 0 पे तो ऐसे रखी है शीट, और यहाँ से क्या आना था फिर? फ्लक्स 0। लेकिन फ्लक्स 0 थोड़ी ऐसे में तो मैक्सिमम जा रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास? ये EA आता है मैक्सिमम वाला, समझ रहे? तो साइन थीटा अगर लगा देते अगर हम गलती थे यहाँ पर, तो क्या होता? अगर क्रॉस कर देते तो यहाँ साइन थीटा आ जाता, और साइन थीटा आ जाता तो इस केस में क्या होता? आंसर 0 आता। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये हो नहीं रहा है, प्रैक्टिकल तो फ्लक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए भी कोस थीटा है यहाँ पर। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी या नहीं? बताओ कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल ईजी सी चीज़ें हैं, ठीक है। समझ के चलोगे तो बहुत ही सिंपल है। बताओ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया हमने? क्लियर है इतनी? ये सारी कहानी आपके समझ में आई, ठीक है। इसी में एक और कर लेते हैं हम। जैसे ये हुआ, ठीक है। एक मान लीजिए कोई रिंग है, ठीक है। फोर्थ यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल। क्या है? एक रिंग है, मान लीजिए रिंग है जिसकी रेडियस है R, और ये रिंग कैसे पड़ी है? ऐसे पड़ी है यहाँ पर। जैसे ये एक टायर है मान लीजिए, ऐसे एक रिंग ऐसे है यहाँ पर, ऐसे मेरे सामने ऐसे है। आ रही है बात समझ में कैसे कह रहा हूँ मैं? ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? वो हमने कहा कि ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, ठीक है। और ये एंगल कितना है हमारे पास? ये 30 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसमें ये 30 डिग्री ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, लेकिन ये थीटा मत ले लेना। क्या कह रहा हूँ मैं? ये थीटा मत ले लेना। क्यों? क्योंकि थीटा क्या बोल रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके सरफेस के नॉर्मल। तो सरफेस के नॉर्मल कैसे होगा? जैसे ये एक आपके पास एक रिंग है, क्लियर है, एक रिंग है, तो इसका कैसे होगा? ऐसे होगा। जैसे मैं कहूँ, ये तो चलो शीट ही थी, मान लो ये क्या है? एक रिंग है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऊपर की तरफ होगा ऐसे, या नहीं होगा? बताओ, सर्कल है ना एक, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। और मैंने क्या कहा था आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, तो हम एरिया वेक्टर भी ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे, लेकिन लेंगे कैसा? परपेंडिकुलर टू द जो है सरफेस, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस। ये नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है, ये होगा आपका एरिया वेक्टर। बताओ तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये 90 है पूरा, तो 90 में से 30 माइनस करो, ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो ये थीटा लोगे आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब फाई आपके पास EA cos थीटा, तो EA कितना आ जाएगा? cos 60। तो इस केस में कितना आ जाएगा? एरिया कितना होगा बताओ जल्दी से? एक सर्कल है, एक रिंग है, तो क्या बनेगा हमारे पास? πr²। अगर रेडियस r है तो πr² एरिया हो गया, और cos 60 कितना होगा? 1/2। तो ये कितना आ गया? E πr² अपॉन में 2 आ गया। बताओ आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, या नहीं? बताओ। तो इस तरीके से ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक 3D भी लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जरा, ये नोट करो जरा पहले नोट, फिर आगे बताता हूँ। पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर? 4 केसेस बताए इस तरीके के, ठीक है। ये सारे क्या थे? 2D थे, याद रखना, ये 2D थे सारे, ठीक है। अगर 3D हो तो कैसे लेंगे? देखो क्लियर है इतनी बात? बताओ 3D के लिए देखो क्या हो जाएगा। देखो जी, अगर हम बात कर रहे हैं 3D के लिए, तो देखो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए d फाई, हम एक स्मॉल फ्लक्स ले रहे हैं,
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रू डी ए इज। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ डी ए की जगह कई बुक्स में आपको डी एस भी मिल जाएगा, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है वहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डी ए से लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये डी फाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, जल्दी से बताओ क्या होगा ये, ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ये क्या है कि अगर एक स्मॉल एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्लक्स भी स्मॉल ही होगी, क्योंकि देखो फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो अगर हमने कहा कि, देखो यहाँ से समझो, जैसे मैंने कहा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर एरिया की कहानी देखो सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा ये है इतना एरिया है। ठीक है, तो इसमें से 3 लाइनें पास करनी है। अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, बताओ। अगर मैं इतना कर दूंगा, एरिया बढ़ जाएगा इसका या नहीं बढ़ जाएगा, बताओ। एरिया बढ़ गया है तो कितनी लाइनें पास कर रही हैं, अब इसमें से अगर प्रॉपर देखें हम तो 4 लाइनें पास कर रही हैं। क्लियर है, तो एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दें, देखो यही पर्टिकुलर एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ये फील्ड लाइंस बढ़ा दूँ ऐसे, ठीक है, और आपको वैसे भी पता है जब पास पास होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होता है, मतलब ये होता है पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहाँ मैंने पास पास बना दी, तो देख लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दे तो नंबर ऑफ लाइनें भी पास ज़्यादा हो रही हैं। तो मतलब ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया स्मॉल एरिया लिया है तो ऑब्वियस बात है फ्लक्स भी स्मॉल ही होगी या नहीं होगी। तो इस केस में अगर हमें टोटल फ्लक्स बनानी है तो क्या होगी, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगी टोटल फ्लक्स इस केस में। देखो नाउ टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगी ये डी फाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये हमारे पास ई डॉट डी ए। क्लियर है, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें ई डी ए कोस थीटा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है। इसमें साथ में यहाँ पर एक क्लोज बना देते हैं हम इसको, क्या बना देते हैं हम इसको, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल क्यों किया, क्योंकि ये सब लगता किसमें है, 3D स्ट्रक्चर्स में। ये थे कौन से हमारे 2D, जैसे एक शीट ली हमने, ये है 2D। अगर 3D स्ट्रक्चर्स हो, 3D में कैसे हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, और जैसे एक कोन हो गया, एक सिलेंडर हो गया, एक स्फीयर हो गया, ये सब क्या है आपके पास 3D स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं हम, इसमें 3D जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोज सरफेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उनको, क्लोज सरफेस। और जितने भी 2D होते हैं ये हमारे ओपन सरफेस होते हैं। क्लोज सरफेस में कैसे निकलता है फ्लक्स, ऐसे इंटीग्रेशन करके स्मॉल एरिया का। जैसे कि समझो ये एक क्या है, स्फीयर है, क्या है ये, एक हमारे पास स्फीयर है, मान लो इस तरीके से समझो, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 3D लग रहा है कि नहीं, स्फीयर है ये, ना कि सर्कल है। ठीक है, अब इसमें हमें फ्लक्स निकालने, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है डी ए। ठीक है, इसके भी क्या होगा, आउटर में जाएगा। इसमें याद रखना 3D स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से एरिया वेक्टर बनता है, हमेशा आउटर में। परपेंडिकुलर तो होता ही है, जैसे यहाँ पर भी क्या था, ये परपेंडिकुलर तो था ही, ठीक है, एरिया वेक्टर। ठीक है, और आउटवर्ड था, जैसे इस केस में अगर हम कहें कि ऐसे शीट रखी थी तो ये ऐसे होता था एरिया वेक्टर। ठीक है, इस केस में भी यही है, एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर है, और जैसे मैं कहता था ना इस केस में तो क्या होता था, पीछे भी हो सकती थी आगे भी हो सकती थी एरिया वेक्टर, ऐसे ऐसे भी हो सकता था ऐसे भी हो सकता था। हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेना एरिया वेक्टर। इस केस में क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। मान लो ये ऐसे जा रहा है आपके पास, क्लियर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर इधर का हो गया। ठीक है, इधर का एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर इधर की पार्ट करेंगे हम, ऐसे निकलेगा। बात समझ रहे हो इस केस में, एरिया वेक्टर यहाँ कैसे निकल रहा है, इस साइड को निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे निकल रहा है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक, तो देखो बात क्या है कहने की कि एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे स्मॉल 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 एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे, सारे स्मॉल एरिया लेकर उनका क्या करेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर अगर हम डीए की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटी चीज़ों को सम अप करना। तो यहाँ डीए 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 ऐड अप हो जाएगा, तो ये हमारा ईडीए इंटीग्रेशन इस तरीके से बनता है। जैसे स्फीयर में इतने अच्छे से ना समझ में आया आपको ये, तो क्यूब का एग्जांपल लो। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ एग्जांपल क्यूब का लेके, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और क्वेश्चन भी बनेंगे उस पर। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा मान लीजिए एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, और ये हमारा जेड प्लेन है। ठीक है, तो 3D ऑब्वियसली बात है, 3 डायमेंशन में होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्यूब कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक क्यूब बनाया मैंने इस तरीके से।
ठीक है, ऐसे एक क्यूब बनाया, ठीक, ये क्यूब बनाया हमने एक, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और जिसकी ईच साइड कितनी है, ए है, कितनी है, ए है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी, क्लियर। ईच साइड कितनी है जिसमें ए है, ठीक है। और यहाँ फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, ऐसे यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, इसमें इस तरीके से जा रही है ये, ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है। मतलब कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कौन से प्लेन में है, प्लेन में से जा रही हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है क्यूब किस में पड़ा है, एक्स वाई जेड में पड़ा है, ऑब्वियसली 3 डायमेंशंस है इस वजह से, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान दो, अगर मैं आपको क्यूब दिखाऊं, ये क्यूब है ऐसे, ये समझो एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे रखा है ये, ठीक है। इसका ये वाला मान लो फर्स्ट हो गया सरफेस, ठीक है। ये वाला इधर वाला कौन सा हो गया, इसका सेकंड सरफेस हो गया ये, ठीक है। और ये वाला इधर वाला कौन सा हो गया, इसका थर्ड हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला मैंने इसका कौन सा बनाया, फोर्थ, ठीक है। और इसके जो बैक साइड वाला है इसको मैंने लिख लिया फिफ्थ, ठीक, ऐसे ये देखो बैक साइड वाला फिफ्थ लिख लिया। और एक नीचे का बचा, इसको मैंने लिख लिया सिक्स्थ, ठीक है। इतनी बात बताओ, ये हमारा फ्रंट है, याद रखना, ठीक है, ये फ्रंट है, ये वाला क्या है हमारे पास, इसकी बैक है, ये बैक हो गई, ठीक है जी, याद रहेगा, बताओ इस तरीके से। और ये क्या है हमारे पास, फोर्थ वाला ये टॉप है, ये नीचे वाला हो गया इसका, ठीक है, ये वाला डाउन वाला पार्ट कर लिया हमने इस तरीके से, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ लेकर क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें इससे आपको ये समझ में आएगा इनके एरिया वेक्टर कैसे लेने हैं। देखो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे जा रही हैं, इसमें ऐसे यहाँ से निकल रही हैं इस तरीके से, ठीक है, इसमें से गई और ये इस वाले फेस में से पास होंगी, ठीक है। रहा ये वाला फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस, इनमें से कुछ नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला, अभी पता चलेगा आपको। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है, देखो ज़रा, देखो मैंने जिस तरीके से बनाया है वो क्या बनाया है मैंने, देखो अगर हम इसको ही देख के बनाएं, देखो ऊपर वाला जो था मैंने लिखा है फोर्थ, ऊपर वाला, ठीक है जी। और सामने वाला लिखा है मैंने फर्स्ट, और इधर वाला लिखा है मैंने ये सेकंड फेस, और साइड वाला लिखा है मैंने ये वाला थर्ड फेस, ठीक है जी। और जो पीछे वाला है हमारा बिल्कुल बैक साइड वाला वो है फिफ्थ, ठीक है। और जो नीचे वाला है हमारा वो क्या है, सिक्स्थ। इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा, बताओ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ईच सरफेस के लिए बात करूँगा, क्योंकि इसका जो टोटल फ्लक्स है वो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा, क्लोज सरफेस है क्योंकि ए डॉट डी एस वैक्टर, या फिर मैं इसको लिख दूँ डी ए वैक्टर, एक ही बात है, बताओ। अब इसको मैं कैसे करूँगा, अगर ये क्लोज वाला लिया है मैंने इसमें, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसके जो स्मॉल स्मॉल एरिया हैं वो वाले क्या लूँगा, अलग अलग फेसेस के ले लूँगा। तो जैसे फर्स्ट वाला है हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाले की बात करेंगे, देखो इसमें इस तरीके से, अब क्लोज नहीं लगेगा बिकॉज सिंगल सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें तो ई डी ए कोस थीटा फर्स्ट के लिए, फिर ई डी ए कोस थीटा सेकंड के लिए, समझ रहे हो ना, ई डॉट डी ए ही बनता, लेकिन डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा। फिर ऐसे ही ई डॉट ई डी ए कोस थीटा थर्ड के लिए, और ऐसे ही प्लस कर रहा हूँ सभी को, ई डी ए कोस थीटा फोर्थ के लिए, प्लस ई डी ए कोस थीटा फिफ्थ के लिए, और प्लस में ई डी ए कोस थीटा किसके लिए, सिक्स्थ के लिए, ठीक है। अब इनके एंगल्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 के, देखो आपको खुद ही पता चलेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट के लिए अगर देखो आप, एरिया वेक्टर बताओ इसका क्या होगा, आउटवर्ड, ऐसे नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस है ना इसका, ये ऐसे जा रहा है बाहर, क्लियर है, एरिया वेक्टर समझ में आया, बताओ ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, और एरिया वेक्टर फर्स्ट कैसे है, तो थीटा कितना है, 90 है। तो फर्स्ट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थीटा कितना है, 90 है, क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं, देखो सेकंड कौन सा है हमारा, ये वाला है सेकंड, ये वाला साइड वाला, ठीक है। इसमें देखो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो गई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई बाहर की तरफ। तभी मैं कह रहा था इसमें इस तरफ हो गई, 3D में नहीं लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नहीं, आउटवर्ड होगी हमेशा सरफेस से, तो ये ऐसे होगा। तो कितना एंगल, 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मैं यहाँ पर बनाता रहूँ ये साथ साथ, फर्स्ट वाले में क्या हुआ हमारे पास, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही थी, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है वो कैसे आ रहा है इसमें, फर्स्ट वाला जो फ्रंट वाला था हमारा वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं ऐसे बनाऊँ एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर ऐसे समझो इसको, ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। और इस वाले के केस में क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है
और जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें या नहीं। तो ये डी ए भी लिख सकते हो यहाँ, ये स्मॉल स्मॉल एरिया ले रहे हैं ना हम इसमें, ठीक है, तो मैं इसमें ये डी ए भी ले सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। इसमें भी हमने छोटा एरिया ले लिया ना इसका, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पूरे का आ जाएगा। और इंटीग्रेट डी ए को करूँगा क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म में हमारा कांस्टेंट है, तो डी ए को जब मैं करूँगा तो डी ए का मतलब क्या है इस फेज़ का, तो क्यूब का एक फेज़ क्या होता है हमारा, एक स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का तो एरिया बताइए आपको, अगर ये सब कुछ ए है तो साइड का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सोचो ना पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है या जो हम एरिया बोलते हैं वो कितना होता है 6a स्क्वायर होता है, और इसके 6 फेसेस हैं, तो सिंगल सिंगल का क्या होगा a स्क्वायर होगा प्लस a स्क्वायर अप टू 6 टर्म्स तक जाएगा, ये तो 6a स्क्वायर ऐसे ही तो बना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं ये चीज़ समझ में आई। तो सेकंड में कितना आ गया हमारे पास, ये 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला फेस कौन सा है हमारा, ऐसे साइड वाला, ठीक है ना, थर्ड फेज कौन सा है साइड वाला। तो इस केस में भी कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इसके बाहर ही कोई निकल रहा है, ठीक है, तो ये डी ए भी इसकी तरफ ही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात बताओ। तो थर्ड वाले में कितना हो गया हमारे पास, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाले में कितना है थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, बात इतनी बताओ। फोर्थ की बात करो, देखो फोर्थ है ऊपर टॉप वाला, टॉप में कैसे होगा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा ही रहा है, तो ये कितना हो गया 90 हो गया। तो फोर्थ वाले में कितना है थीटा 90 हो गया। आ रही है बात समझ में। फिफ्थ वाली की बात करें अगर हम, फिफ्थ वाला कौन सा था बताओ जरा, फिफ्थ वाला था हमारा बैक वाला, बिल्कुल बैक वाला। तो अगर बैक वाले की बात करें, यहाँ पर नाम बनाए हम, देखो ये वाला था ना आपके पास, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था ये फिफ्थ, ये था बैक वाला, ठीक है। तो ये ऐसे पड़ा हुआ है, फर्स्ट वाला फ्रंट आगे आ गया, फिफ्थ वाला बैक पीछे आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है ऐसे जा रही है इसमें से, ठीक है, लेकिन इसका जो होगा एरिया वेक्टर वो ऐसे होगा या नहीं होगा बताओ, ऐसे होगा। अगर ये बैक वाली चीज़ है हमारी, एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, वो अलग वाला कि ऐसे पड़ा हुआ है, तो ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पर कैसे बनाए अब हम दीवार में अंदर, ठीक है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि कैसा होगा कि अगर हम फिफ्थ का बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऐसे है बाहर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ है, तो वो कितना है 90 डिग्री है यहाँ। तो इसमें थीटा कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है सामने, और अगर मैं बनाऊँ ये देखो इस तरीके से समझो, देखो ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और एरिया वेक्टर ऐसे है अंदर की तरफ, तो ये देख लो एंगल कितना है इसमें 90 डिग्री नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। फ्रंट वाले में ऐसे बन रहा था एरिया वेक्टर, तो भी 90 था, ये वाला भी 90। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। फिफ्थ वाला समझ में आया। अब सिक्स्थ है, सिक्स्थ कौन सा है नीचे डाउन वाला है, डाउन वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कैसे बनेगा एरिया वेक्टर नीचे की तरफ बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, ऊपर का भी 90 नीचे का भी 90। क्लियर है। तो यहाँ पर ये थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 हो गया। देखो अब खुद समझ जाना सारी बात को कि cos 90 वाले तो क्या हो जाएंगे जी 0 हो जाएंगे, cos 90 वाले क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो गई, ठीक है, ये 0 हो गई टर्म, और cos 0 ये वाली दो तो बचेंगी, क्योंकि cos 180 कितना होता है याद रखना, cos 180 होता है -1 और cos 0 होता है कितना आपके पास 1 होता है, ठीक है। और ये भी cos 90 0, ये भी 0, ये भी 0 cos 90 वाला, ठीक है। तो cos 90 वाली तो हो गई 0, बिकॉज cos 90 वाला क्या होता है 0 होता है, ठीक है। बचा क्या सिर्फ हमारे पास यहाँ पर, बचा सिर्फ ये सेकंड और थर्ड वाला। तो इसमें देखो EDA थर्ड वाला ले रहा हूँ, ये EDA cos 180 प्लस में क्या बचा हमारे पास EDA cos 0, ठीक है, ये है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। मतलब कौन थर्ड नहीं, ये वाला सेकंड था, ये सेकंड है, मतलब एक ये वाला बचा था सेकंड वाला और एक थर्ड वाला उधर वाला, मतलब जो इधर फेज था और एक जो ऐसे फेज था, मतलब ऐसे समझो ये वाला फेज 180 डिग्री एंगल और ये वाला फेज इसमें 0 डिग्री एंगल, ठीक है जी। ये दो बचे, बाकी तो सब 0 0 हो गए। अब ये भी हो जाएंगे खत्म, देखना कैसे। ये कितना बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देखो तो ई को मैं बाहर ले लूँ, इंटीग्रेट करेंगे इसको DA को, ठीक है, और cos 180 कितना हो गया था हमारा -1, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, और यहाँ पर देखो प्लस का ये भी E ऐसे ले लिया, और DA और cos 0 कितना हो गया था 1, तो 1 इंटू E ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब DA क्या है, DA क्या है एरिया ऑफ दैट फेज। तो ये क्या है हमारे पास क्यूब में, ऑब्वियसली बात है क्यूब में भी सभी जो आपके पास फेजेस होते हैं ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं, है ना, याद होगा आपको ए सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी, ठीक है। तो यानी कि ये एक स्क्वायर से मिलके बना है, यहाँ स्क्वायर लगा, एक स्क्वायर यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, जैसे क्यूबॉइड होता तो वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो वो रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, तो ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है। तो ये यानी कि क्या है स्क्वायर है,
लेंथ ब्रेथ जिसकी सेम है तो वो क्या है, स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर शेप है, और ए ये है तो साइड का स्क्वायर होता है। स्क्वायर में जो एरिया निकलता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, अगर हम छोटा इंटीग्रेट कर रहे हैं डी ए का, तो बड़ा इंटीग्रेट करके क्या आएगा, एरिया। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का ई इंटीग्रेट करके ए, यहाँ पर भी ई ए। अगर ये दिखाई दे रहा है आपको, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, एक मिनट, नहीं दिखाई नहीं दे रहा ये, रुक जाओ, इधर करता हूँ ये वाला, ये देखो ये आ रहा था आपके पास। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ माइनस का ई ए हो गया, ये भी इंटीग्रेट करके, और प्लस का ये भी क्या हो गया, ई ए। मैं वैसे था इसका नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छा लगे। ए का क्या होगा, एरिया ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना आ गया, 0। अब ये इतना कर लिया हमने, नहीं तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई भी 3D शेप है, कोई भी 3D शेप है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी आई उतनी ही चली गई। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इनसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं गोज लॉ में बात करूँगा, क्योंकि गोज लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स जो होता है ना वो Q/ε0 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी 3D हमारे पास शेप है, ठीक है, उसके जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्यूब पड़ा है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पास करेंगे, वो बात है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाती है इसकी, Q/ε0 हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि इनसाइड की अगर बात है तो वो हम बात करेंगे, अभी गोज लॉ में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये बात कर रहे हैं हम आउटसाइड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, तो कोई भी 3D स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, फ्लक्स 0 होगी, बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी ही क्या हो गई, चली गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर आप बुक्स में भी देखना, लिखा होगा, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा होगा, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करी उतनी ही चली गई। लेकिन वो बात सही है, लेकिन इस तरीके से आप न्यूमेरिकली भी तो आप इसको बता सकते हो कि यार हर एक में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है हमारा, और एरिया वेक्टर के साथ जो थीटा एंगल बन रहे हैं वहाँ पर कुछ तो 90 बन रहे हैं, और एक जो 0 बना और एक 180 बना, वो क्या हो गए एक दूसरे के, एक प्लस बनता है एक माइनस बनता है, तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाती है इन केसेस में, 0 होती है। यहाँ यही नहीं कि ये क्यूब लिया मैंने, आप स्फीयर रख दो, आप कोई क्यूबॉइड रख दो, आप कोई कोन रख दो, ठीक है, कुछ भी सिलेंडर रख दो, कुछ भी रख दो, सब में ऐसा ही बनेगा, सब में क्या होगा, ऐसा ही बनने वाला है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर देखो सिलेंडर रखते हम यहाँ पर, ऐसे समझो, देखो एक सिलेंडर रखते, ठीक है, तो सिलेंडर का एक ये वाला फेस हो गया। देखो एक ढोलक को एज्यूम करो, ढोलक होते हैं ना, सिलेंड्रिकल शेप है, जो बजा रहे हैं हम, ठीक है ना, डब 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 बज रहा है ढोलक, तो वो क्या है, ये वाला फेस है, ठीक है, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा या नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा ही रही है यहाँ पर, ऐसे समझो, ठीक है, ये हो गया कितना 0 डिग्री एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया वेक्टर यहाँ बनेगा, ये कर्व्ड सरफेस है, जहाँ चमची मारते हैं ना ढोलकी पे, वो वाला कर्व्ड सरफेस हो गया सिलेंडर का। तो वहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये वाला हम एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा डाउनवर्ड वाला, तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इस पे हर एक जगह पे अगर मैं एक कर्व्ड सरफेस लूँ और उस पर हर जगह एक एरिया वेक्टर बनाऊँ, तो वो क्या होगा, उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, ऐसे पूरे में परपेंडिकुलर होगा। तो वो एंगल कितना बन रहा है वहाँ, 90 बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो cos 90 हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 0 ही हो गए कर्व्ड वाले तो, और जो हम ढोलक कह रहे हैं बजाने वाले, उनमें भी क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर, एक में 0, एक में 180, तो एक में +1 बनेगा, एक में -1 बनेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो गया, 0 हो गया फ्लक्स। तो ये बात समझ में आ रही है। 3D स्ट्रक्चर्स कितने भी हैं आपके पास, ठीक है, उनमें अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है बाहर से, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी हमेशा। ये आप कंसेप्ट से समझ सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर 0 निकाला। बताओ समझ में आया या नहीं, ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आया, करो इसे नोट। फिर अभी हम जो NCERT की एक्सरसाइज है ना, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, करो पहले इसको नोट। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ इसमें, देखो आपको मैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी यहाँ पर, ठीक है, तो इतना ये नोट करना है, ये तो सब एग्जाम्पल में चल रहा है उधर वाला, तो ठीक है, ये चीज़ आपकी नोट हो जाएगी इधर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो हमने बोल दिया कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स क्या है, स्केलर क्यों होगा, क्योंकि जहाँ एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना, जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, इन्हीं पे वो डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्हीं पे डिपेंड कर रही है ना फ्लक्स तो, ठीक है ना, फ्लक्स की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना फ्लक्स तो। ये बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या, फ्लक्स तो हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि जी एरिया वेक्टर है, वॉल्यूम भी वेक्टर है क्या, नहीं, वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वॉल्यूम स्केलर होती है, याद रखना, ठीक है। तो फ्लक्स इज अ
स्केलर क्वांटिटी हो गई है हमारे पास, ठीक है। और इसके जो एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे बताओ, एसआई यूनिट क्या होंगे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम F/Q, ये लिखते हैं F/Q0। तो फोर्स के क्या होते हैं न्यूटन, और इसके कूलम, चार्ज के न्यूटन कूलम हो गए, और एरिया के क्या होंगे बताओ मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखने का ढंग क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मैंने मीटर छोटा लिखा m, न्यूटन बड़ा डाला और कूलम भी बड़ा डाला C और m, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है जी। इस तरीके से कर सकते हैं, बताओ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या होगा इसके जी यूनिट्स हो गए। अब इसके डायमेंशन बता दो क्या होंगे, डायमेंशन तो आपको पता ही, ये फोर्स का यूनिट है, ये चार्ज का, तो फोर्स के क्या होते हैं MLT-2 होता है डायमेंशन में, और चार्ज का क्या होता है AT होता है, ये भी बताया हुआ है। और ये क्या है मीटर स्क्वायर है, यानी कि लेंथ है, एरिया की बात हो रही है तो L2। तो अब इसको कंबाइन करके देखो जरा कितना बनता है, ये ML हो गया 3, 2 और एक ये 1, 3 हो गया, और ये T कितना हो जाएगा, ये 1 है ऊपर जाके -1, तो T कितना हो गया -3, और A भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये आ गया जी आपके पास डायमेंशन इसकी। बताओ क्लियर है, करो अब इसको नोट जरा, फिर आगे करते हैं। हाँ जी देखिए, अब NCERT एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जो आपको मिलेंगे पेज नंबर आपके 47 पर, ठीक है। देखो क्या कहता है NCERT के एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1.15 कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो क्या कहता है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो जी सॉल्यूशन ऑफ 1.15 जो क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पर ना इसको एक्सरसाइज ही बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया ना ये, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वहाँ जहाँ NCERT की जो आपको एक्सरसाइज ही है ना, तो इसको एक्सरसाइज ही बोलते हैं, 1.15 एक्सरसाइज, 1.16 एक्सरसाइज, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन की जगह क्या बोल देते हैं उसको, एक्सरसाइज है। वो कई सारे क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज में, लेकिन क्वेश्चन को ही वो एक्सरसाइज बोलता है। जैसे कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। 1.15 मतलब यही वाला क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, ठीक है। चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है आपको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 3 × में 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। देखो यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, ए पार्ट में कहता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। देखो इसको ऐसे समझो, देखो जैसे हमने कहा ये हमारे पास y हो गया, ये वाला हमारे पास x हो गया, और ये वाला हमारे पास z हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं स्क्वायर जो है वो YZ प्लेन में है। तो YZ प्लेन देखो कैसे हो गया, देखो यहाँ पर किस तरीके से मैं बनाऊंगा YZ प्लेन। वैसे तो ये कैसा है, x इधर हो गया, y इधर हो गया, लेकिन z कैसे है, एक बाहर की तरफ ऐसे और एक बोर्ड के अंदर की तरफ है, ये ऐसे बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो देखो किस तरीके से बनाएंगे हम, एक स्क्वायर इस तरीके से बना दिया हमने, स्क्वायर ऐसे, ये एक स्क्वायर बना दिया हमने, ठीक है जी, क्लियर। ये रियलिटी में कैसा है, ये ऐसा है, YZ प्लेन में ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये Y हो गया प्लेन, ठीक है, और ये बाहर की तरफ Z प्लेन हो गया, तो ये स्क्वायर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x एक्सिस की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जा रहा है, इसके अंदर से ही जा रहा है x एक्सिस पे, ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के थ्रू है, क्यों, क्योंकि उसने I कैप लगा दिया। ये तो पता है ना आपको, ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। I कैप का मतलब क्या होता है, x डायरेक्शन है, और अगर j कैप होता तो y डायरेक्शन, अगर k कैप होता तो z डायरेक्शन है। तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दी है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो यानी कि शीट ऐसे रखी है YZ प्लेन में, बिकॉज y ये है और z ये है, ठीक है, और x ये होता है, तो x के अलोंग क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, क्लियर। और शीट ये ऐसे रखी है, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये ऐसे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नॉर्मल टू द सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये, तो थीटा कितना, 0, थीटा इज 0। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, अगर हम देखें तो वो ऐसे ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन कैसी है हमारे पास, यही है, ठीक है। इतनी बात या नहीं बताओ, तो थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री है। ये चीज़ समझ में आई है, बताओ। एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज उसने आई कैप लगा दिया, डायरेक्शन बता दी उसने, ठीक है। और वाई जेड के अलोंग ये बनाया है, तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर तो ऐसे बना दिया, लेकिन आप खुद सोचो वाई जेड प्लेन है तो ऐसे रख दी शीट, स्क्वायर ऐसे रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और उसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है जो स्क्वायर है हमारा, तो यानी कि थीटा कितना है, 0 है। तो ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पर अब हमें क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स तो आपको पता ही है, कैसे निकलती है फ्लक्स, बताओ। ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, तो ई इंटू में ए इंटू में कोस थीटा हो जाता है, और ई इंटू में ए, और थीटा कितना है हमारे पास जल्दी से बताओ, 0 है। तो कोस 0 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ये बात भी आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने आपको ये बताया था कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, ये वाली 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, देखो साइड उसने बता दी ए हमें 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये कितना हो गया आपके पास 1/100 हो गया, ठीक है जी, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 इंटू में 10 की पावर 3 है। एरिया क्या है हमारे पास, 1/100 हो गया, और cos 0 होता है 1। तो यहाँ से देखो जरा, ये क्या है, एक तरह से 10 की पावर 3 क्या है, 1000 है, और ये 1/100 है, तो ये कट गया, 2 0, कितना आया 30। और फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट बताओ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और क्या डायरेक्शन होगी इसकी, कोई डायरेक्शन नहीं होती, फ्लक्स है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बताओ समझ में आया, करो इसे नोट, ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लो, आगे चलो। देखो जरा 1.16 में क्या कहता है, नहीं अभी बी पार्ट भी है इसका, बी पार्ट करो देखो पहले। तो क्या कहता है बी पार्ट में, आपको कहता है व्हाट इज द फ्लक्स, सिंपल है, थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। देखो जो ये एरिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस भी यही है, एक तरह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं इसका, ठीक है। अगर ये शीट थोड़ी सी नीचे कर दूं मैं, ऑब्वियस ही बात है, तो ये एरिया वेक्टर इसके अलोंग आएगा यहाँ, ठीक है। तो वो एरिया वेक्टर के बारे में कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, बताओ, 60 डिग्री एंगल, ठीक है जी। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखो जरा यहाँ पर समझना एक बात को, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके अलोंग क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। अब जो एरिया वेक्टर है वो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैं शीट इस तरीके से रख दूँ, मान लो, ठीक है, इस तरीके से रख दी मैंने शीट यहाँ पर, ठीक है, ये z हो गया और ये वाला क्या हो गया हमारा y हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है ये इसके अलोंग बना रहा था यहाँ पर, तो 0 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको आपने थोड़ा सा घुमा दिया, शीट को थोड़ा सा घुमा दिया, और ये इस तरीके से बन गई होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसमें जो ये एरिया वेक्टर है ना इसका, इसने एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना दिया, 60 डिग्री बना दिया, ये कह रहा है ये, ठीक है। तब फ्लक्स क्या होगी, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी एंगल वाली पहले एग्जाम्पल्स में। तो देखो फाई क्या हो जाएगी हमारे पास, ई ए कोस 60, और ई हमें पता है 3 इंटू में 10 की पावर कितना है हमारा, 3 है, यूनिफॉर्म है ये। और कोस एरिया कितना है हमारे पास, 1/100 है, एरिया तो वही रहेगा ना। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो देखो ये तो 1000 था हमारे पास यहाँ, ठीक है, तो 2 0 इससे कट गई, और ये 2 है, और ये 2 5 10, तो कितना आ गया ये हमारे पास 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ गया। और यहाँ पर देख लो cos 60 था, तो हम समझ में आ ही गया था हमें कि cos 60 1/2 होता है, तो यानी कि जो पहले फ्लक्स आ रही थी टोटल उसका हाफ ही होने वाला है, हाफ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पहले जा रही थी उसके अब हाफ जाएंगी, तो वो फ्लक्स हो गई हमारी। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया, करो इसे नोट, फिर हम इसका 1.16 क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है, करो जरा पॉज करके कर लो नोट। देखो जरा 1.16 में देखो आपको क्या कहता है, समझो बात को, क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, पढ़ो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में बोलता है, और जो मैंने 3D में आपको पहले करवाया है उसमें क्या बोला था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फ्लक्स क्या रहती है, 0 रहती है। और उसमें हमने ये भी बोला था कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं उतनी ही आ रही है, मतलब कि एंटरिंग जितनी हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही लीव कर रही है, तो हम ऐसे कहते थे कि वो क्या है, जो है नेट फ्लक्स वहाँ 0 हम मान सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखो मैंने आपको न्यूमेरिकली भी बताई थी कि ट्यूब के जो है सभी फेसेस में वैसे तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, चाहे आगे वाले हैं, पीछे वाले हैं, ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला 90 का है। जो साइड के 2 फेसेस थे उसमें बताया था मैंने, एंगल एक में 180 बनता है और एक में 0 डिग्री बनता है, ये चीज़ आपको पता है। तो यानी कि 180 के लिए बनता है और 0 के लिए बनता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इधर भी सेम है, इधर वाली भी सेम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो एरिया वेक्टर इधर बन रहा है उसके साथ भी सेम वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरिया वेक्टर इधर बन रहा है उसके साथ भी। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक में एंगल 180, एक में 0, तो एक में -1 वैल्यू आएगी और एक में क्या आएगी हमारे पास, एरिया भी सेम है, फेसेस क्योंकि सेम है, तो एक में जो है 0 है तो वहाँ 1 आ रहा है।
तो मतलब एक प्लस का 1 बनता है, एक माइनस का 1 बनता है, तो यानी कि एक प्लस का ई ए और एक माइनस का ई ए, ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो वो जीरो ही आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है। लेकिन ये कोई भी हमारे पास मान लीजिए 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये भी वही कहानी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज ये 1.15 के लिए कह रहा है थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यही है और क्यूब है हमारा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे कह रहा है आपको कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला क्या हो गया हमारे पास जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ आपको बोल रहा था ये कि अगर हम बनाएं तो इसमें मैं ऐसे बना सकता हूँ क्योंकि वाई जेड में भी आ जाएगा ये, क्योंकि ये ऐसा है ना, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने पहले बनाया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से, ठीक है, जिसमें वो साइड क्या कह रहा है आपको 20 सेंटीमीटर की कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बना दिया। ये जेड है तो ऐसे ही ना, ये ऐसे समझो आप, ठीक है। तो ये 3D है तो ऑब्वियस ही बात है एक्स वाई जेड में ही आएगा, जैसे कि ये मैंने बनाया। देखो आप खुद सोचो इसमें ज़रा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीज़, ठीक है, ये हमने क्या बना दी इसकी एक्स, ये वाला एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाला इसका वाई एक्सिस बन गया और ये वाला क्या बन गया इसका इधर वाला जेड एक्सिस बन गया। ये ऐसे समझ सकते हो, ये इधर पीछे वाला क्या बन गया इसका एक्स बन गया, ये वाई बन गया और ये क्या बन गया आगे वाला जेड बन गया। ऐसे समझ सकते हो ना या नहीं, बताओ। ये एक्स, ये वाला एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड ऐसे रखा हुआ है एक्स वाई जेड में, ऐसे समझ रहे हो, क्योंकि जेड तो आगे की तरफ ही है ना, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर उसने बोल दिया कितना है, बस 20 सेंटीमीटर है कह रहा है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो और ऐसा 3D स्ट्रक्चर हो कोई भी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो नेट फ्लक्स ऑलवेज क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और इसमें आप ये लाइन लिख सकते हो जो एनसीईआरटी की बुक में आपको लिख रखा है, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग। तो नेट फ्लक्स क्या है, जीरो है इस तरीके से। नहीं तो आपको मैंने ये चीज़ बताई भी थी प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन करके, जिसमें मैंने साइड ए ले ली थी, अभी पीछे एग्जांपल दिया था 3D वाला, तो वहाँ जीरो बताया था। आप वैसे भी आप करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। आ गई बात, क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन ये कहानी याद रखनी है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी ऐसा है, समझ रहे हो। इनसाइड द चार्ज है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की तरफ जा रही होंगी, उसकी बात नहीं कर रहे हम। अभी हम कह रहे हैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है और यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कोई भी 3D स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब नहीं होता। ये अभी बताऊंगा यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट कर लो जरा, ठीक है जी। चलो पॉज करके नोट कर लेना। हाँ जी, देखिए अब एग्जाम्पल 1.11 देखो। एग्जाम्पल 1.11 ये एनसीईआरटी में आपको बुक में पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा, ठीक है। 35 है, 37 है, 35 है, 35 पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ पहले कोई बात, और फिर ये क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में है क्या, अभी मैंने जैसे 3D में आपको बताया था कि नेट फ्लक्स जीरो होती है, लेकिन इस केस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर इस वाले फेज के लिए अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। देखो कैसे, देखो जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं एक क्वेश्चन पहले। जैसे हमने कहा कि ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया और ये वाला क्या हो गया आपके पास जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा आपको कि इस तरीके से समझ लो, ये एक्स हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर एक क्यूब रखा है, ठीक है, इस तरीके से क्यूब रखा है यहाँ ऐसे, ठीक, समझ पा रहे हो बात को, ऐसे ये एक क्यूब रखा है, क्लियर है। और ये क्यूब जैसे रखा हुआ है, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ए दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो क्यूब है इसकी जो हर एक साइड है वो भी इक्वल होगी और वो भी हमने ए ही बोल दिया, ठीक है। तो एक चीज़ को समझो, इसका ये वाला जो फेस है इधर वाला वो भी इससे ए दूरी पे है और आगे ये खुद रखा हुआ है तो वो भी कितना है, ए ही है, क्योंकि साइड कितनी है, ए है, तो इतनी ही दूरी आगे होगी। तो इसका ये वाला जो फेज है ये भी कितनी दूरी पे है, यहाँ से ए की दूरी पे, मतलब ये ए की दूरी पे है, फिर आगे पूरा ए की दूरी पे हमने बना दिया, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो फेस होगा इधर वाला ये कितनी दूरी पे होगा, 2a की दूरी पे होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है। अगर ये हमारा यहाँ तक a हो गया, आगे भी ये कितना है, a है, ठीक है, ये वाले फेस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये फेस जो होगा हमारा 2a दूरी पे होगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपको जो गिवन है वो है E = में A0 xi कैप, क्लियर है, E0 xi कैप। और यहाँ ये जो a है ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ऑब्वियस बात है x की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस पे हमने बोला है। और ये 2a कैसे एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ का ये कितना हो गया हमारे पास, a हो गया, यहाँ से यहाँ का कितना हो गया फिर से a, क्योंकि ये कितना है, a है,
ठीक है ना। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, तो यहाँ से यहाँ भी ये कितना हो गया, तो यहाँ से ओरिजिन से कितना हो गया 2a। तो ऑब्वियस ही बात है ये यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ, वैल्यू वेरी कर रही है, बात समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो नहीं होने वाली, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी देखो समझ में आएगा, देखो आई कैप की डायरेक्शन है तो यानी कि हमारा एक्स एक्सिस के होगा, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। ई नॉट एक्स वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ए ये है और आगे भी ए है, तो ये वाला पॉइंट 2a हो जाएगा। मैं दो फेसेस इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो क्यूब रखा हुआ है हमने वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसके साथ एंगल, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ 90 डिग्री एंगल 0, इसके लिए भी क्लियर है, पीछे वाले के लिए भी 90 बन जाएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा इसमें, इस तरीके से या नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जैसे एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो कितना हो गया 90, ये 0 हो गया कोस 90 में, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया अभी। नीचे वाला भी क्या बना, एंगल बनाएगा 90 बनाएगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ 90 डिग्री एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये 0 डिग्री बनाएगा ये वाला फेस, और ये वाला कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। याद आया कुछ या नहीं। ये वाला 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये ऐसे रखा है क्यू, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल, और ये वाला कितना एंगल 180 डिग्री। अब खुद सोचो, ये ओरिजिन से, ऐसे समझो इस बात को, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा है, a दूरी पे रखा है, और इसकी साइड भी a है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला फेस कितनी दूर हो गया ओरिजिन से, यहाँ से ये a है, तो ये वाला फेस कितना हो गया 2a दूरी पे हो गया। ये वाला फेस ओरिजिन से a दूरी पे है, और ये लाइन भी a ही है, तो a और a यहाँ ये कितना हो गया a प्लस a, ये वाला 2a की दूरी पे हो गया डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात या नहीं। इसको यूज़ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। देखो जरा, अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके कि यहाँ पर अगर आपको याद हो, ये मैंने कौन सा लिया था, ये वाला लिया था मैंने 2 फेज, और ये वाला लिया था मैंने 3 फेज। तो मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो ये वाला कौन सा था 2 फेज, और इधर वाला ये कौन सा था हमारा 3 फेज था, ठीक है जी, यही था, देख लो 2 और 3 था। फ्रंट वाला क्या था 1 था हमारा, ठीक है जी, और नीचे वाला कितना था 6 था, नीचे वाला 6 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला कितना था, ये 4 था ऊपर वाला ये, ठीक, और बैक वाला कितना था 5 था हमारे पास। हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 फेसेस हो गए। अब देखो यहाँ से आपको पता है इन सब में, अगर मैं बात करूँ फेज़ 2 के लिए, ये इसके लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा फॉर फेज़ 2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी ए नॉट, और एक्स की वैल्यू कितनी है ए है। और फॉर फेज देख रहे हो ना, अब ये वेरी कर रहा है ना, 3 के लिए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट, और एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, बताओ। अब यहाँ पर देखो, हमें इतनी बात पता है कि जो हमारे पास जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास, ई डॉट डी ए के लिए क्या निकलेगा बताओ जरा, इंडिविजुअल वाला निकलेगा जो मैं करता था, ई डी एस, ये नहीं आएगा, क्लोज नहीं आएगा यहाँ, ई डी एस किसके लिए, फर्स्ट के लिए आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए सोन चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो फ्लक्स है हमारी, फ्लक्स 2 के लिए, फ्लक्स 2 के लिए क्या आएगी हमारे पास ई डी एस, क्लियर। तो ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा, और ई डी एस कोस थीटा कितना होता है हमारे पास इसमें 2 वाले में, ये देखो इधर बनेगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, तो 180 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में ई बाहर आ गया, और ये कितना बचा हमारे पास डी एस लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए ए लिखवा रहा हूँ कि आपको आदत ए की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ई डी ए ये हो गया, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वो -1 यहाँ आ गया इधर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये माइनस, और यहाँ पर देखो जरा आप, ये डी ए है किसका, ये वाले फेज़ का 2 का, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसकी तो एरिया आ जाएगा टोटल, तो माइनस ई की वैल्यू फेज़ 2 के लिए कितनी थी ई नॉट ए, और एरिया इसके लिए क्यूब है, तो ऑब्वियस बात है एक स्क्वायर बनेगी फेज़ इसका, तो उसका साइड का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस का ई नॉट ए क्यूब आ गया। बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें आपको पता है फाई 3 के लिए अगर हम करेंगे तो इसमें ई डी ए और ई डी ए कितना आ जाएगा कोस, बताओ कोस थीटा आएगा ना, और थीटा कितना है इसमें 0 है, तो कोस 0 1 होता है, तो ई और कोस 0 1 आ गया, और ये डी ए की इंटीग्रेशन मतलब ए, ई की वैल्यू कितनी है 3 के लिए ए की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू ई नॉट 2a, समझ रहे हो बात को।
अब यहाँ जीरो नहीं होगा, ये बात समझ रहे हो, जैसे पहले तो जीरो जाता था क्योंकि यूनिफॉर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी सब जगह सेम था, लेकिन यहाँ वेरी कर रहा है अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग होगा, तो उस फेज में से इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा तो ये कितना होगा, E02A। और एरिया इसमें भी फेज वही है, स्क्वायर वाली शेप है, तो क्योंकि क्यूब है ना तो एक फेज उसका स्क्वायर मानते हैं हम, ठीक है। तो उसका क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास, E02A क्यूब आ गया, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2E0A क्यूब ठीक है। और बाकी कितने हैं हमारे पास, φ1 भी 0 होगा इसमें, φ2 भी 0 होगा, ये मैंने आपको बता रखा है, φ2 नहीं यार, φ2 और φ3 तो हो गया, ठीक है। φ4 φ5 0 और φ6 भी 0 होगा, ये बता दिया मैंने आपको। एंगल कितने बन रहे हैं उनमें आपके पास 90 डिग्री के बन रहे हैं इनमें, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगी हमारे पास वो इनकी वजह से आ जाएगी, है ना। ये तो 0 0 0 हो गया, अगर मैं लिखूंगा φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास, φ2 प्लस में φ3, बाकी की तो वैल्यू 0 है। φ2 की वैल्यू देखो जरा कितनी है हमारे पास, माइनस का E0A क्यूब, और उसकी कितनी होगी, प्लस का 2E0A क्यूब। तो देखो E0A क्यूब कॉमन लो, -1 प्लस का 2 कितना आएगा, ये -1 प्लस का 2 कितना होता है बताओ, प्लस का 1 साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का ये प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का 1, तो E0A क्यूब इंटू में 1, तो यही आ गया हमारे पास। क्लियर है, तो ये समझ में आया तो ये समझ में आया कैसे किया हमने, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो ये भी ध्यान में रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर जीरो नहीं होता फ्लक्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है। अगर देखो सेम होता तो यहाँ पर जैसे ये आया हमारे पास E0A क्यूब, तो यहाँ भी E0A क्यूब आता प्लस का, समझ रहे हो, तो वो कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो वेरी कर रहा है, अगर वेरी कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी फिर। क्लियर है, तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो ये आई है हमारे पास। बताओ समझ में आया, ये करो इसे नोट जरा, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, देखो जी, इसे पॉज करके कर लेना, ठीक है जी, नोट। देखो जी, इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। अगर ये समझ में आ गया आपके तो अब ये भी समझ में आ जाएगा। देखो देखो जी, क्या कहता है इसमें एग्जाम्पल में, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो Ex में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है एक्स डायरेक्शन में है, अल्फा एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है, 1/2 है। अल्फा एक्स की पावर कितनी है, 1/2, और EY EZ क्या है हमारे पास, 0 है। EY EZ क्या है, 0 है, ठीक है। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, 800 न्यूटन पर कूलम, और फिर मीटर 1/2 है। देखो इस चीज़ को समझो, ये कैसे लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2। अब कहोगे यार ये तो यूनिट नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहाँ ये भी तो दिया हुआ है डिस्टेंस का, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या होगा, मीटर का 1/2 होगा। देखो ना, इसके तो यूनिट ये हो गए, और मीटर 1/2 यहाँ आएगा, तो ये कट गया इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो यही यूनिट रह गया ना, न्यूटन पर कूलम। तो ये इस तरीके से दिया। कई बच्चे पूछते हैं ये कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने समझना है क्या है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस में दिया हुआ है, एक्स जो है हमारा डिस्टेंस में दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो है हमारा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर कितनी है, ए है इस फेज़ के लिए, और जैसे उसमें किया था हमने, इस फेज़ के लिए ए हो गई, और इस ये वाली जो है डिस्टेंस कितना है, ये यानी कि साइड ए है, तो वैसा ये वाला डिस्टेंस भी ए हो गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2A आ रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू। क्लियर है, इतनी बात ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो वही है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो इसमें भी वही कहानी है यार। देखो बाकी सब नंबर आपको पता ही थे इसमें, ठीक है। मेरे को ये पता है कि ये वाला 2 नंबर लिया था मैंने, और ये वाला 3 लिया था, ठीक है। बाकी सब की वजह से क्या हो जाएगी, फ्लक्स 0 हो जाएगी, मान लेना। बाकी 4 फेसेस में एंगल 90 डिग्री है, ये आपको पता ही है। इनके लिए हमें बात करनी है, ठीक है। तो देखो जरा, अगर हम फेज़ 2 के लिए बात करें, ठीक है, फेज़ 2 के लिए, तो वहाँ पर जो Ex होगा हमारा, ये E वाला, ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा तो है ही है, एक्स की पावर, अगर इसके लिए ले रहे हैं हम तो एक्स है ए, तो ए की पावर 1/2 हो गया। और फेज़ 3 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये वैल्यू हो गई 2A एक्स की, जैसे पहले किया था ऐसे ही तो किया था। क्लियर है इतनी बात, बताओ। वहाँ बस पावर नहीं थी एक्स की, E0 एक्स लिया था मैंने, यहाँ एक्स की पावर गिवन है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब हमें पता है यहाँ पर, और ये जो गिवन है ना, ये एन कैप क्या है, हमारे एरिया वेक्टर दिया हुआ है उसने एन कैप से, ये राइट वाला दिया हुआ है, ये लेफ्ट वाला दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। और ये साइड कितनी है, ए है हमारे पास इसकी क्यूब की। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के लॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो ये हमें पता है वेक्टर जो अपना थीटा कितना होगा इसमें 180 होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो इसमें 0 डिग्री होगा, ये चीज़ आपको पता ही है, थीटा हमें पता चल गई, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है तो हम फ्लक्स निकाल देते हैं पहले। देखो इसमें जो फ्लक्स होगी वो हम कह रहे हैं किसकी वजह से होगी, φ2 और φ3 की वजह से होगी, ठीक है।
क्लियर है। वह तो मैं इसमें करता क्या, फाई इज इक्वल टू में कैसे लिखता, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है, और फिर लिखता यहाँ पर ई डॉट डी ए 1 के लिए, यहाँ क्लोज नहीं डालता बिकॉज क्लोज होता है पूरे 3D के लिए, और ये सिंगल सिंगल फेजेस की बात होती है। यहाँ पर 6 फेसेस है ना, वो एक स्क्वायर का काम करती हैं क्यूब में, तो वो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे लिखता मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ किसके लिए लिख रहे हैं, अब यहाँ 2 के लिए और 3 के लिए, क्यों, क्योंकि बाकी सब में 90 डिग्री हो जाता है तो वो 0 है, ठीक है। और वेक्टर जरूर लगा देना क्योंकि अभी मैंने कोस नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में ही चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो जरा, अब आपके पास यहाँ से कर लेते हैं इसको, चलो यहाँ से, तो ये ई डी ए कोस थीटा बनेगा, और 2 के लिए थीटा कितना है 180 है, और यहाँ इसके लिए बनेगा ई डी ए कोस 0 3 के लिए, ठीक है जी। तो देखो जरा ई डी ए कितना होगा, ऑब्वियस बात है फेज़ है ये, ठीक है ना, एक फेस है, तो यहाँ पर इसका साइड कितना है, ए है, सबका ए है तो सबका ए ही होगा। तो एरिया का इंटीग्रल, ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ अभी, cos 180 -1 होता है तो ये माइनस आ गया, और ये cos 0 1 होता है तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें माइनस का ई बाहर ले लिया और इसमें ये प्लस का ई बाहर ले लिया, माइनस का ई, डी ए की इंटीग्रेशन ए वो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ई डी ए की इंटीग्रेशन अगेन फिर ए स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि टोटल एरिया फेस का तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है ना, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो जरा, ये कैंसिल नहीं हो रहा अभी, क्योंकि ई की वैल्यू आएगी अभी इसमें, देखो ये वाली फेस 2 के लिए जो वैल्यू थी हमारी, वो ये है ना cos 180 वाला फेस 2 है ना ये, हाँ ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ठीक है। यहाँ ई की वैल्यू रखो, कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा ए की पावर 1/2, और ये कितना है A2, क्लियर है, यही है अल्फ़ा, और ये ए की पावर 2, प्लस में यहाँ कितना है ई है, ई की वैल्यू यहाँ कितनी है, ये वाली है अल्फ़ा 2a की पावर 1/2, और साथ में है ए स्क्वायर। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में, क्या किया है हमने यहाँ पर, बताओ, क्लियर है कहानी। अब देखो जरा यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, वो देखो, कट तो रहा है नहीं, आई तो हमें साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ ये जो 2a है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले a की पावर 1/2, ये A2 प्लस में ये अल्फ़ा। देखो ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूँगा ना, कहीं के मन में आ रहा होगा सर ये 1/2 + 2 कर दो, तो ये 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर ये 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया, ये मन में आ रहा होगा सभी के, यही होगा। ये देखो ज़रा, डी ए स्क्वायर हो गया हमारा, और ये a की पावर 1/2, और ये 2a की पावर 1/2, यही हो रहा होगा 2 एलसीएम, ठीक है जी। और ये 1 आ गया, और यहाँ से ये 2 2 द 4 होगा ये, ठीक है, यही गलती लग रही थी, ये 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा जब मैं a की वैल्यू पुट करूँगा, बिकॉज a की वैल्यू दी है 0.1, तो सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा a की पावर में 5/2 करूँगा जब, मतलब 0.1 की पावर 5/2, तो वो लोग एंटी लोग वाला कहानी आएगी। तो बेटर इसको ऐसे ही रहने दो, बिकॉज 1/2 भी हमें पता है क्या होता है, और 2 पावर स्क्वायर करेंगे तो भी पता है हमें क्या होता है। तो ये अल्फ़ा और ये 2a को ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो 2 की पावर 1/2 और a की पावर 1/2 और ये a स्क्वायर। तो देखो यहाँ से फ़ायदा क्या होने वाला है हमें, हम यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, a की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा क्या, सिर्फ -1, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का ये 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, क्लियर है। अब देखो जरा, बहुत ईजी हो जाना है क्वेश्चन। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू 800 दी हुई है, तो मैं 800 यहाँ रखता हूँ, और a की पावर कितनी है 0.1, मतलब a की वैल्यू है 0.1, और उसका 1/2 यानी कि रूट कर देंगे हम, ठीक है, और a मतलब 0.1 का स्क्वायर कर दिया। और ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 -1 लिख सकता हूँ, और √2 की वैल्यू याद रखना 1.414 होती है, और -1 करेंगे तो 0.414 हो जाएगी। देखो ध्यान से, 800 इंटू में 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, और इसका क्या है, ये पूरे का रूट है, और 0.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 0.1 क्या आएगा 1 ही आएगा, लेकिन कितने के बाद पॉइंट लगेगा 2 के बाद 1 2, तो 0.01 आ गया, तो 0.01 आ गया ये हमारे पास। और यहाँ से कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 0.414 आ जाएगा, 1 ही तो माइनस करना है इसमें से। बताओ आ रहा है समझ में, ईजी है। अब देखो ज़रा क्या करते हैं हम इसमें, देखो यहाँ पर 1 का रूट 1 ही होता है, √10 देखो ज़रा, √10 देखो कैसे करते हैं हम इसको लॉन्ग डिवीजन से। ये बना हमारे पास, तो 3 3 9, 1 आया तो 2 जीरोज उतरती हैं, यहाँ 2 पेयर बनते हैं क्योंकि यहाँ भी पॉइंट आएगा, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, फिर किस पे जा रहा है ये 1 पे जाएगा, ठीक है जी। 61 आ गया हमारे पास, कितना बचेगा ये 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 6 गया 3, फिर 2 जीरोज आएंगी, ठीक, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये 6 आ गया, समझ रहे हो ना इसकी ये बात तो, ठीक है।
फिर किस पे जाने वाला है ये देखो आपके पास, यहाँ देख लेना, ये ना 6 पे जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/3.16, ठीक है जी। और ये 1 का मैंने 100 लगा दिया यहाँ, और ये कितना है हमारे पास 0.414, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये बचा। अब देखो 0.414 को आप 8 है सिर्फ, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 3.312, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.312, और ये 3.16, और डिवीज़न आपको बताई हुई है किस तरीके से करते हैं, याद है कैसे करते हैं। पहले पॉइंट हटा दो, इसका इधर लगा दो, ठीक है, 1000 कर दो, 3.312 का ये 1000 हो गया, और 316 का ये 100 आ गया इधर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब इनको ना पहले क्या करो, कट कर दो, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, ठीक है, फिर 2 7 ज़ा, 2 9 ज़ा। ये आ जाएगा आपके पास देखो 10 पॉइंट में 48, कितना आएगा 10 पॉइंट में 48 आएगा, डिवाइड करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैसे तो आएगा ये 1.048, देखो कैसे आएगा, इसको करोगे ना डिवाइड तो 10.48 आएगा, और ये 10 भी लगा हुआ है, तो ये 10 जब मैं हटाऊंगा, या इसको कह लो ये पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा एक, तो 1.048 आएगा, तो इनटू में 10 की पावर 1 आएगा। पता है ना, लेफ्ट साइड आता है तो 10 की पावर प्लस में चलती है, और नीचे 10 है ही है, नहीं तो 10 हटाते तो ये इधर चला जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आ गया 1.048, अप्रॉक्सीमेट ये 1.05 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है जी। हमारी फ्लक्स आई है ये, क्लियर। और क्या होते हैं इसके यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है। इस तरीके से करना है जी आपको क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। उसके बाद देखो जरा, अब ये तो चीज़ समझ में आ गई ना आपको, यहाँ पर ये जीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है, फ्लक्स। उसके बाद क्या कहते हैं आपको, द चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज भी निकालना है, ठीक है। तो ये मैं वैसे बता देता हूँ आपको, वैसे अभी हुआ नहीं आपका ये टॉपिक, जो आपका गोज लॉ है ना, गोज लॉ ये कहता है कि फ्लक्स हम डायरेक्ट बोल सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर अंदर चार्ज है तो मैं डायरेक्ट फ्लक्स क्या बोल सकता हूँ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ, अगर अंदर चार्ज है। तो अंदर जो चार्ज है वो Q है इसका मतलब, ठीक है। तो हमें चार्ज ही निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू में Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q है ये, और फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाई की वैल्यू है कितनी, जो आई है 1.05, और एप्सिलॉन नॉट पता ही है आपको 8.854 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12 होता है, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे ना जब, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.29 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ये इस तरीके से है, लेकिन ये अभी किया नहीं है आपने गोज लॉ में, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन मेन ये कहानी थी जो आपको समझनी थी, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल भी करवा दिया आपको। तो मेन कहानी क्या समझनी है, कोई भी क्यूब है या कोई भी 3D स्ट्रक्चर है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और वो यूनिफॉर्म है, तो हमेशा फ्लक्स जीरो रहेगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ वेरी कर रहा था इस तरीके से, ठीक है, और हमें वैल्यू दी हुई थी x की a, ठीक है, तो a होगी, फिर दूसरे फेज में वो 2a बन जाएगी, तो वैल्यू जीरो तो होने नहीं वाली है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी जीरो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर जीरो नहीं होती फ्लक्स, ठीक है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर है चाहे। बताओ जी, आया ये समझ में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये क्लियर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ पढ़ेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।